हेलो, वेलकम बैक। तो इस वीडियो में मैं आपको जावा बिल्कुल बेसिक 0 लेवल से एडवांस लेवल तक बताऊंगा, आपके सेक्शन बी को ध्यान में रखते हुए। तो इस वीडियो में हम कोई थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, टू द पॉइंट बात करूंगा। जो सेक्शन बी के लिए इंपॉर्टेंट है वही बताऊंगा। प्रैक्टिकल पे ज़्यादा फोकस रहेगा कि किस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, उनके लिए आपको क्या क्या आना चाहिए। दूसरी बात, यहाँ पर मैं जब आपको कोई भी टॉपिक पढ़ाऊंगा तो उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट बात आपको बताऊंगा, ठीक है। तो वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि कोई भी अगर इंपॉर्टेंट बात छूट जाएगी तो आगे वाला समझने में दिक्कत होगी। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो जावा को बेसिक्स से पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जावा में जब प्रोग्राम लिखना है तो लिखते कैसे हैं। तो जब हम जावा में कभी भी प्रोग्राम लिखते हैं, बाकी लैंग्वेज में अलग होता है, जावा में ये है कि हमें क्लास बनानी ही पड़ेगी। तो क्लास बनाने के लिए क्लास नाम के कीवर्ड का यूज़ होता है। तो क्लास बनाई, ओपन करिए, क्लोज करिए, यहाँ तक तो हम सबको पता है। क्लास के अंदर एक मेन मेथड बनाना बहुत ज़रूरी है जावा में। इसके पीछे कारण है। तो पहले मैं मेन मेथड बना देता हूँ, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स। ये इसकी बॉडी ओपन हुई, इसकी बॉडी क्लोज। तो जितने भी आप जावा के प्रोग्राम बनाओगे सेक्शन बी में, उन सब में मेन मेथड और क्लास तो आएगी। क्लास के आगे क्लास का हम नाम लिखते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने टेस्ट लिख दिया नाम, ठीक है। अब एक चीज़, मेन मेथड क्यों बनाते हैं इसका कारण है, जैसे आपका घर है तो आपके घर में एंट्री के लिए एक डोर होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि घर में कहीं से भी एंट्री कर सकता है कोई भी, एक पर्टिकुलर जगह है, एक डोर है जहाँ से एंट्री कर सकते हैं। उसी तरीके से जावा में कंपाइल तो पूरा प्रोग्राम हो जाएगा, लेकिन जब उसको एग्जीक्यूट करने की बारी आती है तो जावा का इंटरप्रेटर मेन मेथड को ढूंढता है। मतलब प्रोग्राम हमारा मेन मेथड से चलता है। तो आपने मेन मेथड यहाँ पर नहीं बना करके, मान लो प्रोग्राम में कहीं पर और कहीं नीचे डाला हुआ है, कहीं और है, किसी और क्लास में है, तो उसी पॉइंट से हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना शुरू होगा, ठीक है। भले ही आपने ऊपर कुछ भी लिखा हो, प्रोग्राम चलना शुरू मेन मेथड से होता है। बात क्लियर है यहाँ तक? ये तो हो गई हमारी बात कि मेन मेथड क्यों बनाते हैं, इसकी क्या ज़रूरत है। अब मेन मेथड बना दिया, अब सबसे पहली चीज़ आती है कोई भी प्रोग्राम में इनपुट लेने की। तो आप जितने भी आप सेक्शन बी में प्रोग्राम करेंगे उन सब में इनपुट की बात आती है। यूज़र से इनपुट लेना है, ये इनपुट लेना है, स्ट्रिंग इनपुट लेनी है। तो ये इनपुट कैसे लेते हैं, क्या क्या होता है, इसे समझते हैं। तो देखो, आपको राइट साइड में कीबोर्ड दिख रहा होगा। कीबोर्ड में मुझे बताओ आप कि आप क्या क्या प्रोग्राम में इनपुट दे सकते हो। आपको खुली छूट है, आप कुछ भी दे सकते हो। आपको वहाँ पर अल्फ़ाबेट दिख रहे होंगे, जैसे ABCD। फॉर एग्जांपल मैंने ABCD लिखा और एंटर करा, मैं ये इनपुट में दे सकता हूँ। मैं नंबर दे सकता हूँ, नंबर दे सकता हूँ, जैसे 1 2 3 4 दे दिया। पॉइंट वाले नंबर दे सकता हूँ, वो भी दे सकता हूँ, जैसे 1 2.14 इस टाइप से। और कुछ हम इसके अलावा इनपुट में दे सकते हैं। आपको ऊपर सिंबल दिख रहे होंगे कुछ ऐसे, !, हैश, क्वेश्चन मार्क। तो ये सब भी हम इनपुट में दे सकते हैं। इसके अलावा कीबोर्ड में और क्या बचता है जो हम इनपुट में दे सकते हैं? बस ये सब चीज़ें हैं जो हम इनपुट में दे सकते हैं, ठीक है। तो जब हम ये इनपुट में दे सकते हैं तो हमारा प्रोग्राम इस लायक होना चाहिए, या जावा में जो हमारा प्रोग्राम होता है वो ये सब इनपुट में ले सकता है। लेकिन जावा जो है हमारी, वो बड़ी स्ट्रिक्ट लैंग्वेज है। उसको सब कुछ पहले से पता होना चाहिए कि हम क्या इनपुट लेंगे, किस में स्टोर करेंगे, और जिसमें स्टोर करेंगे वो कैसा इनपुट ले सकता है। तो जो है मैं बोल रहा हूँ कि जावा को पहले से पता होना चाहिए। इसे हम बोलते हैं डिक्लेरेशन। मतलब हर चीज़ मुझे पहले से डिक्लेयर करके बतानी पड़ेगी जावा में कि भाई मैं इसमें ये वैल्यू डालूंगा, इसमें ये वैल्यू रख सकता है ये। तो डिक्लेरेशन कैसे होता है? फॉर एग्जांपल जैसे मेरी वो क्लास थी टेस्ट नाम की, ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है। ये मेन मेथड था, इसकी बॉडी है, ये क्लोज हो गई। अब मुझे फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 स्टोर करना है एग्जाम्पल के लिए। तो पहले मैं वेरिएबल का नाम लिखता हूँ। मैंने रख दिया नाम नम, जस्ट एन एग्जाम्पल। नम नाम का वेरिएबल है, उसमें मैंने 1 2 3 4 स्टोर करना है, तो मैंने 1 2 3 4 लिख दिया, ऐसा करा। लेकिन जावा ये बोलते कि उसे बताना पड़ेगा कि नम में तुम क्या स्टोर कर रहे हो। अब भले ही मैं यहाँ पर 1 2 3 4 स्टोर कर रहा हूँ, सबको दिख रहा है कि नम में 1 2 3 4 आ रहा है, लेकिन जावा को बताना पड़ेगा कि भाई नम में इंटीजर स्टोर कर रहा हूँ। और ऐसा बताने के लिए हमें इसके आगे डेटा टाइप लिखना पड़ता है। तो इंटीजर के टाइम में हमें इंट लिखना पड़ेगा, ऐसा है। अब क्योंकि खाली इंटीजर हम स्टोर नहीं कर सकते, हम अलग अलग चीज़ स्टोर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये आपको वर्ड दिख रहा होगा, वर्ड कर रहा हूँ, वहाँ पर इंटीजर नहीं, ये तो पॉइंट वाला नंबर है, इंटीजर नहीं है। वैसे ही वहाँ पर वो कुछ और है, वो कैरेक्टर है, वो कुछ और चीज़ है। तो हर एक के लिए स्टोर करने के लिए ये जो है हमारे डेटा टाइप हैं। तो हर एक के लिए अलग अलग डेटा टाइप होते हैं, ठीक है। हर एक के लिए अलग अलग डेटा टाइप हैं। अब उनको समझते हैं, वो डेटा टाइप क्या है। देखो, डेटा टाइप ये बताता है कि किस तरीके का डेटा टाइप मतलब डेटा का टाइप। तो किस तरीके का मैं डेटा अपने वेरिएबल में स्टोर कर रहा हूँ, ये बताएगा मेरा डेटा का टाइप, डेटा टाइप, ठीक है। तो जावा में कुल 8 हैं जिनका हमारा यूज़ होगा मेनली प्रोग्राम में। उसमें तो कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपको करने हैं, सारे नहीं करने। तो 8 क्या हैं वो देख लेते हैं। तो जैसे मेरा ये है बाइट, शॉर्ट,
इंट लॉन्ग, फ्लोट डबल, एक कैर। इनको मैं डिवाइड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इनमें कुछ कॉमन चीज़ है जो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। बाइट शॉर्ट इंट लॉन्ग फ्लोट डबल कैर, और एक और है कैर, और एक और है बुलियन। तो ये हमारे कुल मिला के 8 हो गए हैं, ठीक है। जब जितना भी आप अपने कीबोर्ड से इनपुट दे सकते हैं वो इन 8 डेटा के टाइप के अलावा किसी और का नहीं हो सकता, ठीक है। अब देखो ये 4 जो हैं, पहले आप इनको देख लो, फिर मैं बारी बारी से हर एक को समझा रहा हूँ, ठीक है। मैं इनको रब कर रहा हूँ, मैं हर एक के बारे में डिटेल में बता रहा हूँ। तो 4 हैं बाइट शॉर्ट इंट लॉन्ग, ये इंटीजर को स्टोर करने के लिए हम यूज़ करते हैं। इंटीजर वो नंबर होते हैं जिनमें पॉइंट नहीं आता, जैसे 12, 42, 86, जिनमें पॉइंट नहीं होता, ठीक है, उनको हम बोलते हैं इंटीजर। तो आपको अगर कोई नंबर स्टोर करना है, फॉर एग्जांपल मुझे 12 स्टोर करना है, किसी में 10 स्टोर करना है, तो मैंने लिख दिया num इक्वल टू 10 और मैं इसके आगे बाइट लिख दूंगा, ये भी चलेगा। मैं इसके आगे शॉर्ट भी लिख सकता हूँ, मैं इसके आगे शॉर्ट लिख दूंगा, वो भी चलेगा। मैं इसके आगे इंट भी लिख सकता हूँ और मैं इसके आगे लॉन्ग भी लिख सकता हूँ। तो आप बोलोगे जब ये चारों में ये काम हो सकता है तो 4 की ज़रूरत ही क्यों पड़ी, एक का क्यों नहीं हम यूज़ कर लेते हैं। बात ठीक है आपकी। देखो डिफरेंस इनमें यह है कि ये सबसे कम मेमोरी यूज़ करता है, सबसे ज़्यादा ये करता है। तो अगर हम अपने प्रोग्राम को एफिशिएंट बनाना चाहते हैं ना, तो हम सबसे कम वाले का यूज़ करेंगे। लेकिन फिर इनके साथ एक इसकी डिसएडवांटेज भी है कि वो फिर ज़्यादा बड़े नंबर स्टोर नहीं कर सकता, उसकी रेंज है कि वो इतने से इतना ही कर सकता है, ठीक है। अब जितना आप बड़े वाले का यूज़ करोगे उतनी ज़्यादा मेमोरी वो यूज़ में लेगा और उतने ज़्यादा आप उसमें बड़ा नंबर स्टोर कर सकते हो, बात ये है। तो ज़्यादातर हम प्रोग्राम में इसका और इसका यूज़ नहीं करते ज़्यादातर, ठीक है। नॉर्मली हमारा यूज़ इंटीजर और लॉन्ग का होता है। तो फॉर एग्जांपल आपको जैसे कोई नंबर स्टोर करना है तो आपको हर जगह दिखता होगा हम इंट करके लिखते हैं, ठीक है। लिखने को बाइट शॉर्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन इनकी रेंज बहुत कम है। बाइट जैसे 128 से ऊपर का नंबर स्टोर नहीं कर सकता, ठीक है। ऐसी शॉर्ट की भी रेंज है कि वो इतने से ऊपर का नहीं कर सकता। अब इंटीजर की भी रेंज है कि वो इतने से ऊपर का नहीं कर सकता, लेकिन उसकी रेंज उससे ऊपर में आती है, ठीक है। तो मतलब हम कई तरह के नंबर जैसे नॉर्मल एडिशन के नंबर हो गए या 3-5 डिजिट तक के नंबर हम इसमें स्टोर आराम से कर सकते हैं। तो इसलिए हम नॉर्मली इंटीजर का यूज़ करते हैं। लेकिन किसी का मेरे को फ़ोन नंबर स्टोर करना है, फ़ोन नंबर कितने डिजिट का होता है, 10 डिजिट का होता है, तो उसके लिए मेरे को लॉन्ग लिखना पड़ेगा। लॉन्ग इक्वल टू, अब जैसे नंबर है किसी का, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। अब ऐसे में हम इंट नहीं लिखेंगे, ठीक है, फिर वो उसकी रेंज के बाहर है, फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। बात समझ में आ रही। तो ज़्यादातर हमारा यूज़ इंट और लॉन्ग का होता है प्रोग्राम में। तो अब अगले वालों की बात करते हैं। तो जो अगले वाले थे हमारे वो था फ्लोट और डबल। ये भी नंबर को स्टोर करने के लिए हम यूज़ करते हैं, लेकिन ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को स्टोर करने के लिए हम यूज़ करते हैं। ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर क्या होता है, जिनमें पॉइंट आता है। फ्लोटिंग पॉइंट इसलिए बोलते हैं कि पॉइंट कहीं भी आ सकता है। जैसे मैंने एग्जांपल के लिए लिख दिया 42.1, अगला लिख दिया मैंने 31.08, मतलब कोई फिक्स जगह नहीं है ना भाई। पॉइंट यहाँ पर जैसे 2 डिजिट के बाद था, चलो यहाँ पर भी 2 डिजिट के बाद है, तो यहाँ पर जैसे 3 डिजिट के बाद आ गया, मतलब फ्लोटिंग कर, पॉइंट फ्लोट कर रहा है। ऐसे इंटीजर को हम बोलते हैं फिक्स्ड पॉइंट नंबर। जैसे इंटीजर मैंने लिखा था ना 42 या 38, अब तुम बोलोगे यहाँ तो पॉइंट ही नहीं है, फिक्स्ड पॉइंट की बोलते हैं। तो देखो पॉइंट नहीं है का मतलब ये होता है कि पॉइंट इसके आगे है, तो इसलिए हम उस पॉइंट को दिखाते नहीं, इसलिए हम इनको बोलते हैं फिक्स्ड पॉइंट नंबर, कि सबका पॉइंट एंड में है, हमें पता है उसकी फिक्स्ड प्लेस है। तो इंटीजर को हम फिक्स्ड पॉइंट नंबर भी बोलते हैं। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर हम डेसिमल वालों को बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे ये मेरे हैं फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, इनको स्टोर करने का 2 डेटा टाइप हैं, एक है फ्लोट और एक डबल। यहाँ पर भी वही बात है, इंटीजर 32 बाइट लेता है मेमोरी में, ये हमारा फ्लोट भी 32 बाइट लेता है, डबल 64 लेता है, तो लॉन्ग वहाँ पर 64 बाइट लेता है। मतलब अगर आपको पॉइंट में कोई बड़ा नंबर स्टोर करना है तो डबल का यूज़ करना, वरना फ्लोट का। लेकिन नॉर्मली फ्लोट का हमारा काम चल जाता है, लेकिन आप डबल का यूज़ कर सकते हो अगर आप चाहते हो कि मतलब सेफ रहना चाहते हो, क्योंकि बहुत बड़ा नंबर स्टोर कर रहे हो तो आप डबल का यूज़ करना। करते कैसे, जैसे मेरे को अब इसका काम कहाँ यूज़ में कब आता है, जैसे मुझे एवरेज निकालना है, तो एवरेज पॉइंट में आ सकती है, तो उस टाइम में मैं फ्लोट का यूज़ करूँगा। फ्लोट एवरेज इक्वल टू, मतलब एक वेरिएबल बनाऊंगा एवरेज नाम का, अगर एवरेज निकालनी है तो उस समय फ्लोट का मैं यूज़ करूँगा। और अगर मुझे ऐसे किसी और वेरिएबल को स्टोर करना है जिसका आंसर मुझे लगता है कि पॉइंट में आ सकता है, जैसे परसेंटेज, तो उसलिए भी मैं उसको फ्लोट डेटा टाइप का रखूँगा, ठीक है, फ्लोट परसेंटेज। तो ऐसे टाइम पे हम फ्लोट डेटा टाइप का यूज़ करते हैं। जब आप डबल भी लिख सकते हैं यहाँ पर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है।
ये दो तो क्लियर है मेरे ख्याल से। अब आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे अब आते हैं कैर और बुलियन। कैर शॉर्ट फॉर्म है कैरेक्टर की। कैरेक्टर मतलब सिंगल, जैसे मैंने कीबोर्ड से खाली ए दबाया और इसको मैं इनपुट में देना चाहता हूँ खाली ए को, तो मैं इसको कैर में स्टोर कर लूँगा। करते कैसे देखो, कैर लिखा मैंने वेरिएबल का नाम, फॉर एग्जांपल मैंने सी एच रख दिया इक्वल टू, अगर मैं ए रखना चाहता हूँ तो मैंने ए लिखा और इसको सिंगल कोट में रखना पड़ेगा। कैरेक्टर को सिंगल कोट में रखते हैं, ठीक है। अब क्या मैं कैरेक्टर में ए ही दे सकता हूँ? नहीं, आप कीबोर्ड में कुछ भी जो है किसी को भी आप कैरेक्टर में दे सकते हो, कुछ भी। आप ए ना दो, आप यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क दे दो, चल जाएगा। आप यहाँ पर ये देने की बजाय आप यहाँ पर नंबर दे दो कैरेक्टर की जगह, चल जाएगा। पर ये है, इस नंबर को वो एज अ कैरेक्टर ट्रीट करेगा, नंबर की तरह ट्रीट नहीं करेगा, ठीक है ना, ये अंतर। आप यहाँ पर कुछ और देना चाहो, अगर आप स्मॉल कोई बी दे दिया, ये भी चल जाएगा, ठीक है। तो ये होता है हमारा कैरेक्टर डेटा टाइप। जब हम सिंगल कैरेक्टर को स्टोर करना चाहते हैं तो कैरेक्टर डेटा टाइप का यूज़ करते हैं। उसके अगला वाला था बुलियन, उसका इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता हमारे प्रोग्राम में। अगर कहीं प्रोग्राम में यूज़ होगा तो वहाँ मैं आपको समझा दूंगा, जिस प्रोग्राम में होगा, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो उसको यहाँ कवर नहीं करूँगा मैं। उसकी जगह एक स्ट्रिंग है जो इंपॉर्टेंट है, उसको समझ लेते हैं। तो जैसा भी हमने कैरेक्टर देखा, ये ऐसी स्ट्रिंग को समझ लेते हैं और साथ ही साथ बगल में समझेंगे, क्योंकि दोनों एक जैसे लगते हैं, बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होता है। तो जैसे मैंने कैर सी एच बनाया था इक्वल टू ए कर दिया। अब एक स्ट्रिंग बनाता हूँ, स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग के वेरिएबल का नाम एस इक्वल टू, अब देखो कैरेक्टर में एक ही कैरेक्टर में रख सकता हूँ, ठीक है। स्ट्रिंग में मैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर रख सकता हूँ। तो मैंने जैसे यहाँ ए रखा, मैं यहाँ पर ना ए से जैसे मैं 2 रखना चाहूँ तो ये गड़बड़ हो जाएगी, ऐसा नहीं कर सकता मैं, ठीक है। लेकिन स्ट्रिंग की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर मैं ऐसा कर सकता हूँ। मैंने यहाँ लिख दिया ABCD, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चल जाएगा। लेकिन ध्यान रखने वाली बात ये है, यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कोट आएंगे, ठीक है। यहाँ पर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा थे, वहाँ डबल इन्वर्टेड कॉमा आएंगे जब मैं स्ट्रिंग की बात करता हूँ। तो स्ट्रिंग में मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कोई वर्ड को, मैं यहाँ पर नंबर भी डाल सकता हूँ 1 2 3 4, लेकिन ये नंबर की तरह ट्रीट नहीं होगा, ये स्ट्रिंग की तरह ट्रीट होगा। तो ट्रीट होने का मतलब ये होता है कि नंबर में जब मैं जैसे नंबर में कोई ऑपरेशन करते हैं तो जो नंबर होता है उसमें अलग तरीके से ऑपरेशन होता है, स्ट्रिंग में अगर कोई ऑपरेशन करेंगे तो उनमें अलग तरीके से होता है। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 अगर नंबर होता एग्जांपल के लिए, और अगर मैं इसमें कुछ नंबर जोड़ूँ, 2 जोड़ूंगा, तो मेरा आंसर क्या आना चाहिए 1 2 3 4 में अगर 2 जोड़ूँ तो 1 2 3 6 अगर नंबर होता। लेकिन अगर जैसे स्ट्रिंग है ना, तो अगर स्ट्रिंग में तुम कुछ जोड़ना चाहो ना, जैसे मैं इसमें प्लस करना चाहूँ 2, तो वो उसके पीछे लगा देगा, तो 1 2 3 4 2 हो जाएगा। बात समझ में आ रही? ये अंतर होता है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ इसको स्ट्रिंग की तरह ट्रीट करेगा, मतलब जो ऑपरेशन नंबर में होते हैं वैसे नहीं होंगे यहाँ पर, ठीक है। तो स्ट्रिंग में, लेकिन जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको वो बात ये है इंपॉर्टेंट, कि स्ट्रिंग में हम डबल इन्वर्टेड कोट्स लगाते हैं, उसके अंदर चीज़ लिखते हैं जो भी लिखना चाहते हैं। अब इसके बाद 1 2 3 4 नहीं लिखना चाहता मैं यहाँ पर ऐसे ये जो है स्पेशल सिंबल, इनको भी दे सकता हूँ। वहाँ पर एक ही दे सकता था, यहाँ पर मैं खूब सारे दे सकता हूँ। बात क्लियर है यहाँ तक? लेकिन क्या क्वेश्चन ये है कि क्या मैं इसमें सिंगल कैरेक्टर दे सकता हूँ? बताओ, क्या मैं दे सकता हूँ? सोचो। अगर ये खूब सारे ले सकता है तो क्या सिंगल ले सकता है? ले सकता है। जैसे मैंने ए दे दिया, बिल्कुल चलेगा, लेकिन डबल इन्वर्टेड कोट्स में रखना पड़ेगा, सिंगल में मत रख देना, ठीक है। तो स्ट्रिंग में हाँ आप सिंगल भी दे सकते हो, बहुत सारे भी दे सकते हो, आप नंबर भी दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो, लेकिन डबल इन्वर्टेड कॉमा में होना चाहिए, कैरेक्टर में सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में, ये डिफरेंस है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया कि क्या अलग अलग तरीके के हम इनपुट, मतलब किस तरीके का हमारा डेटा टाइप होता है जो हम जावा में अपने प्रोग्राम में दे सकते हैं। लेकिन अगर ये यूज़र देना चाहे, मैं तो यहाँ पर सीधा वैल्यू डाल रहा हूँ ना, यूज़र तो मैं नहीं ले रहा, अगर ये यूज़र देना चाहे तो कैसे लेंगे वो देखते हैं, ठीक है। तो मैं इसको रब करता हूँ। अब हम देखेंगे कि इनपुट कैसे लेंगे अपने प्रोग्राम में थ्रू यूज़र। तो अगर मेरे प्रोग्राम में मुझे इंटीजर वैल्यू यूज़र से इनपुट में लेनी है, तो पहले एक क्लास बना लेता हूँ। ये मैं शॉर्ट में लिखा है यहाँ पर, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है भाई, कंफ्यूज मत हो जाना कि ये PSVM क्या लिख दिया। स्ट्रिंग आर्ग्स जिसकी बॉडी ओपन हुई, बॉडी क्लोज, ये क्लास क्लोज। अब अगर मैं यूज़र से इनपुट लेना चाहता हूँ तो इनपुट ना हम ऐसे नहीं ले सकते। एक क्लास होती है इनपुट लेने के लिए, स्पेशली इसी काम के लिए बनी हुई है, उसको हम बोलते हैं स्कैनर क्लास। तरीके इसके अलावा भी बहुत होते हैं इनपुट लेने के, लेकिन आप एक ही पे फोकस करना। तो स्कैनर क्लास से हम इनपुट लेंगे। इनपुट लेने के लिए ना हमें स्कैनर क्लास को अपने प्रोग्राम में लाना पड़ता है, उसको हम बोलते हैं इंपोर्ट करना। वो ऐसे हर प्रोग्राम में नहीं आती, ठीक है। तो उसको अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट करने के लिए हमें एक लाइन लिखनी पड़ती है, इंपोर्ट
जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। अब मैं इसका मतलब बता रहा हूँ क्या है। जावा के यूटिल पैकेज में स्कैनर नाम की क्लास है, तो उसको इंपोर्ट करने का तरीका ये होता है, इंपोर्ट कीवर्ड लिखो, उसके बाद जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, तो जावा के यूटिल पैकेज में जो स्कैनर क्लास को इंपोर्ट कर देगा हमारे इस प्रोग्राम में। ठीक है, अब इस क्लास तो इंपोर्ट होगी, अब मेरे को इनपुट लेना है, तो इस क्लास का ना एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। उसका एक तरीका है, पहले तुम क्लास का नाम लिखो। क्लास का नाम क्या है? स्कैनर। तो मुझे मेन मेथड के अंदर लिखना पड़ेगा स्कैनर। लिखा मैंने स्कैनर। अब इसका जो ऑब्जेक्ट बनाना है उसका नाम कुछ भी हो सकता है, पर नॉर्मली हम क्लास के नाम से ही मिलता जुलता रखते हैं। तो स्कैनर नाम है क्लास का, तो इसके ऑब्जेक्ट का नाम ना SC रख देते हैं, ताकि हमें याद रहे कि अच्छा SC है तो ये स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो क्लास का नाम, उसके बाद ऑब्जेक्ट का नाम, जो आप कुछ भी रख सकते हो वैसे, स्कैनर SC इक्वल टू, फिर न्यू कीवर्ड का यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, न्यू कीवर्ड का यूज़ करना पड़ता है इस ऑब्जेक्ट को मेमोरी देने के लिए। तो स्कैनर SC इक्वल टू न्यू, फिर स्कैनर स्पेस देने के बाद स्कैनर, फिर से क्लास का नाम, और इसके आगे ब्रैकेट में सिस्टम डॉट इन लिखा और इसको करा बंद और उसके बाद लगाया सेमीकोलन। ठीक है, तो मैंने लिखा है स्कैनर SC इक्वल टू न्यू स्कैनर ब्रैकेट में सिस्टम डॉट इन। देखो ये हो क्या रहा है, स्कैनर क्लास का SC नाम का ऑब्जेक्ट बन गया है। ये क्या कर रहा है, सिस्टम डॉट इन मतलब जो आपका स्टैंडर्ड इनपुट है, मतलब जो आपका कीबोर्ड है, ये ऑब्जेक्ट उसमें से स्कैन करेगा आपके इनपुट को, जो आप इनपुट में दोगे। यहाँ तक बात क्लियर है। अब हमें पता है आप कीबोर्ड से इनपुट पर कुछ भी दे सकते हो, है ना, लेकिन जावा बोलती है कि उसे पहले से पता होना चाहिए कि आप क्या दे रहे हो, या आप जो दे रहे हो वो किस में स्टोर कर रहे हो, उसे पता होना चाहिए कि भाई इसमें मैं ये स्टोर कर रहा हूँ। तो फॉर एग्जांपल आप इंटीजर वैल्यू कीबोर्ड से देना चाह रहे हो, इंटीजर वैल्यू आप देना चाह रहे हो, तो आपने वेरिएबल बनाया एक इंट टाइप का। ठीक है, आपने नम लिख दिया कि भैया मैं एक नंबर स्टोर कराना चाहता हूँ, नंबर इंटीजर, तो मैंने इसलिए इंट लिखा। यहाँ तक क्लियर है। देखो भाई डाउट कुछ भी आता है ना मुझसे कमेंट में पूछ लेना, अगर खूब सारे डाउट हो जाएंगे तो मैं उन पर एक वीडियो भी बना दूंगा। ठीक है, तो मैंने इंट डेटा टाइप लिखा, नम वेरिएबल का नाम था। अब मैं इस पर स्टोर कराना चाहता हूँ इंटीजर वैल्यू ना, तो देखो क्या करना पड़ता है तुम्हें, पहले इस ऑब्जेक्ट का नाम लिखना पड़ता है, क्योंकि यही ऑब्जेक्ट हमारे कीबोर्ड से इनपुट उठाने में मदद करता है। तो पहले इसका नाम लिखूंगा मैं, इसका नाम है SC, उसके बाद डॉट लगाना पड़ता है। ठीक है, डॉट ऑपरेटर लगाना पड़ेगा। तो क्या लिखा मैंने, इंट नम इक्वल टू SC डॉट। अब ना स्कैनर क्लास में एक मेथड है, देखो मेथड ना पहले से बने हुए हैं, इसमें कोड लिखा हुआ है इनपुट लेने का, तो वो कोड हमने नहीं पढ़ना, बस हमें इनका सीधा यूज़ करना होता है इनपुट लेने के लिए। तो मैंने लिखा इंट नम इक्वल टू SC डॉट, अब वो जो मेथड है उसका नाम है नेक्स्ट इंट। देखो ध्यान से सुनो अभी यहाँ क्या हो रहा है, नेक्स्ट स्मॉल में है, इंट का I कैपिटल में है। ये मैंने पहले भी बता रखा है, जावा कैमल केस नेमिंग कन्वेंशन को फॉलो करती है, जहाँ पर पहले वर्ड तो पूरा स्मॉल रहता है, उसको छोड़ के आगे जितने भी तुम वर्ड लिखते हो उन सबका पहला लेटर कैपिटल होता है। तो नेक्स्ट इंट 2 वर्ड से बना है मेथड, नेक्स्ट पूरा स्मॉल में रहेगा, इंट का I कैपिटल, ये जावा का तरीका है। तो SC डॉट नेक्स्ट इंट, देखो नाम ज़्यादातर ना नेक्स्ट सबके नाम में आएगा, पीछे वाली वैल्यू बताती है कि क्या ले रहा हूँ। तो लिखा है SC डॉट नेक्स्ट इंट, मतलब भाई स्कैनर ऑब्जेक्ट स्कैन कर अगला आता हुआ इंटीजर वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट इंट, और हमने रख रखा है वेरिएबल का नाम इंट। तो मतलब यूज़र इस लाइन में क्या होगा, जब आप चलाओगे ना प्रोग्राम, तो इस लाइन में वो जो आपकी कंसोल की विंडो होती है, जब आप ब्लूजे में चलाओगे, जो आपकी विंडो होगी जब ओपन होगी रन करने के बाद, तो वहाँ पर वो इनपुट के लिए बैठा होगा कि आप इनपुट दोगे। तो आप यहाँ से इंटीजर वैल्यू इनपुट में दोगे, ये इस ऑब्जेक्ट यहाँ से इनपुट लेगा और यहाँ से सीधे नम में डाल देगा। ठीक है, बात यहाँ तक ठीक है ना। अच्छा देखो इंटीजर वैल्यू भी तो कई टाइप की होती हैं। ठीक है, आप वहाँ से फॉर एग्जांपल इंटीजर वैल्यू को देना चाहते हो, लेकिन अब हमने देखा है इंट भी हो सकता है और यहाँ पर लॉन्ग भी हो सकता है, भाई दोनों इंटीजर वैल्यू लेते हैं ना, तो आप इसमें स्टोर करो चाहे इसमें स्टोर करो, बात तो एक ही है। लेकिन तब यहाँ पर भी चेंज हो जाएगा, देखो वो आपके जो यहाँ पर डेटा टाइप आपने लिखा है ना उस पर डिपेंड करता है। तो आपने इंटीजर लिखा था तो वह इंट था, बात वही इंटीजर वैल्यू लेगा। लॉन्ग लिखा है लेगा तब भी इंटीजर वैल्यू, लेकिन फिर यहाँ आपको नेक्स्ट लॉन्ग लिखना पड़ेगा, इंट नहीं चलेगा। ठीक है, तब नेक्स्ट लॉन्ग लिखना पड़ेगा। यहाँ तक बात क्लियर है। ठीक है, तो अगर आप इंटीजर दे रहे हो, लेकिन अगर आपने डेटा टाइप में लॉन्ग लिखा हुआ है, लॉन्ग भी इंटीजर के लिए होता है, तो लेकिन आपको यहाँ पर मेथड फिर नेक्स्ट लॉन्ग लिखना पड़ेगा, तब नेक्स्ट इंट नहीं होगा। अब अगर आप ऐसे यहाँ पर फॉर एग्जांपल हमने पढ़ा था वो 2 और जो बाइट और शॉर्ट थे, अगर आप यहाँ पर फॉर एग्जांपल बाइट लिख देते हो फॉर एग्जांपल, तो आपको भी यहाँ पर फिर नेक्स्ट बाइट लिखना पड़ेगा। ठीक है, मतलब जो आप वहाँ पर मेथड यूज़ करोगे आपको यहाँ पर भी उसी हिसाब से चेंज करना पड़ेगा। यहाँ तक ठीक है। तो बाइट ले लिया मैंने, इंट ले लिया, लॉन्ग ले लिया, शॉर्ट भी ले सकता हूँ इनपुट में, शॉर्ट लूँगा
तो यहाँ पर नेक्स्ट शॉर्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ पर एक ट्विस्ट भी है, अभी वो ट्विस्ट बताता हूँ आपको। नेक्स्ट शॉर्ट, ठीक है। तो ये चार तो हमने देख लिया है, चारों इंटीजर वैल्यू के लिए थे, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग। तो चारों से हम इंटीजर वैल्यू ले सकते हैं इनपुट में। वो अलग बात है कि एक से ज़्यादा बड़ी नहीं ले सकते, उसमें लिमिट है कि इतना ही स्टोर कर सकते हो। इसके अलावा यूज़र डेसिमल वैल्यू भी तो दे सकता है, पॉइंट वाली, फ्लोटिंग पॉइंट। उसके लिए हमने देखा था दो मेथड हैं, फ्लोट और डबल। तो फॉर एग्जांपल इस बार आपने कुछ नंबर दिया, चलो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। जैसे आपने यहाँ पर एवरेज दी मेरे को इनपुट में, किसी की एवरेज, तो मैंने फ्लोट नाम का वेरिएबल रख दिया, क्योंकि एवरेज पॉइंट में भी हो सकती है, ठीक है। फ्लोट एवरेज इक्वल टू, ऑब्जेक्ट मेरा SC ही है, SC डॉट नेक्स्ट। अब बताओ इसके आगे क्या लिखना चाहिए मेरे को, नेक्स्ट। इस बार फ्लोट दे रहे हो आप, तो यहाँ लिखूंगा मैं फ्लोट, ठीक है। और ये लगा देना, इससे ये पता चलता है कि आप मेथड है, ये कोई मेथड है, ठीक है। तो ये लगाना मत भूलना भैया, आगे से ये पैरेंथेसिस, ठीक है, या राउंड ब्रैकेट। तो फ्लोट एवरेज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट फ्लोट। जो जब ये लाइन चलेगी आपके कंसोल में, ये जो काली विंडो है या ब्लू जे की वो विंडो होती है जब प्रोग्राम रन करते हैं, उसमें आपका जो प्रोग्राम है वो इनपुट लेने के लिए बैठा होगा, वो भी कैसा, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, मतलब पॉइंट वाला। तो यहाँ पर जैसे आपने 42.8 वैल्यू दी फॉर एग्जांपल इनपुट में, तो वो ये वैल्यू ये स्कैन करके एवरेज में डाल देगा। तो एवरेज में मेरी क्या वैल्यू आई होगी, 42.8। ऐसे आप कुछ भी दे सकते हो अपने इनपुट देते वक्त, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ भाई, मैं कोई बड़ा नंबर देना चाहता हूँ एवरेज में, ठीक है, बहुत बड़ा, मतलब 10 डिजिट का नंबर या 11-12 डिजिट का पॉइंट वाला नंबर। तो बड़ा नंबर के लिए हम डबल का यूज़ करेंगे, क्योंकि डबल की हमें पता है रेंज बड़ी होती है, बड़ा नंबर स्टोर कर सकता है। तो मैंने लिख दिया डबल। अब यहाँ पर फ्लोट लिखना सही है क्या, नहीं। अब मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा नेक्स्ट डबल, ठीक है। अब यहाँ पर ये भी चेंज हो जाएगा, नेक्स्ट डबल। तो कंफ्यूज मत होना, नेक्स्ट डबल भी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर लेता है। फॉर एग्जांपल मैं इसे 42.8 देना चाहूँ तो ये 42.8 ही स्टोर करेगा एवरेज में। लेकिन अगर मैं बहुत बड़ा नंबर पॉइंट वाला स्टोर करना चाहूँ तो तब डबल का सच में यूज़ होगा, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल कोई बहुत बड़ा नंबर है, 11-12 डिजिट का है, जिसमें पॉइंट भी आता है, तो वो फ्लोट नहीं कर सकता, उसकी रेंज के बाहर निकल जाएगा वो, या तो फिर हमें प्रॉब्लम आएगी हमारा, या फिर जो हमारी वैल्यू है वो सही से नहीं लेगा प्रोग्राम। तो इसलिए हमें ऐसे टाइम पे डबल का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो फ्लोट डबल दोनों का यूज़ कर सकते हैं, आपको जैसी ज़रूरत पड़ेगी क्वेश्चन में उसका यूज़ करना, या क्वेश्चन में जैसा बोला गया होगा कि डबल वैल्यू इनपुट में लेनी है तो तब डबल लिखना, ठीक है। तो ये तो हमने देख लिया फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू के लिए। अब अगर इनपुट में आपको कोई कैरेक्टर दे तो क्या करोगे, कैरेक्टर लेना है अगर, तो फॉर एग्जाम्पल मैंने कैर लिखा, कैर CH, यहाँ तक ठीक है। ये तो ठीक है, SC डॉट नेक्स्ट। अब बताओ क्या करूँ मैं, नेक्स्ट के बाद क्या आना चाहिए यहाँ पर। अगर आपने कहा कैर, नेक्स्ट कैर, तो ये याद रखना नेक्स्ट कैर नाम का कोई मेथड नहीं होता। तो अगर आप ये सोच रहे हो तो ये इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना कि नेक्स्ट कैर लिखूंगा मैं और एक कैरेक्टर इनपुट में ले लेगा, तो ये गलत है। नेक्स्ट कैर नाम का कोई मेथड ही नहीं है, तो कैसे लेंगे इनपुट फिर हम अपना कैरेक्टर। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है कैरेक्टर, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बात है ना, याद रखना। तो अगर मुझे कैरेक्टर इनपुट लेना है ना, तो देखो मुझे लिखना पड़ता है SC डॉट नेक्स्ट है ना, तो नेक्स्ट तक तो ऐसे ही रहेगा, SC डॉट नेक्स्ट, नेक्स्ट ये हुआ। अब देखो मैंने लिखा SC डॉट नेक्स्ट, अब पूरा नहीं लिखा है, पर देखो यहाँ पर SC डॉट नेक्स्ट का ये होता है, जो मैं इनपुट दूंगा ना, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर कुछ इनपुट दिया, जैसे मैंने यहाँ पर दे दिया ABCD और फिर उसके बाद स्पेस मार दिया अगर, तो ये ना सिर्फ स्पेस तक लेगा इनपुट, मतलब ABCD इनपुट में ले लेगा। अगर मैंने इसके बाद फॉर एग्जाम्पल ABCD के बाद स्पेस मार के कुछ और लिख दिया होता है, नेम लिख दिया या कुछ भी लिख दिया, मैंने इसके बाद हेलो लिख दिया फॉर एग्जांपल, मैंने लिखा ABCD स्पेस हेलो, तो ये SC डॉट नेक्स्ट पहले स्पेस तक की चीज़ इनपुट में लेता है, उसके आगे वाली लेगा ही नहीं। तो इसमें सिर्फ ABCD आया होगा, पर ये तो गड़बड़ हो गई। कैरेक्टर में तो हमने पढ़ा है सिंगल चीज़ आनी चाहिए, सिंगल मतलब सिर्फ A आना चाहिए था ना। आप कुछ भी दो, सिर्फ स्टार्टिंग वाली वैल्यू, मतलब एक ही कैरेक्टर आना चाहिए था, एक ही कैरेक्टर भी सिर्फ जो आपने पहले दिया हो वो आना चाहिए था। तो इसलिए SC डॉट नेक्स्ट अगर लिख के छोड़ दूंगा तो एरर आ जाएगा, तो इसलिए इसके बाद हम लिखते हैं डॉट कैर। अभी मैं बता रहा हूँ इसका मतलब क्या है, कैर एट 0। अब समझो इस लाइन का मतलब क्या है। जैसे मैंने इस चीज़ को हटो, मैंने यहाँ पर फॉर एग्जांपल इनपुट में दिया हेलो, फिर दिया स्पेस, फिर दिया मैंने हाय, यहाँ तक ठीक है। अब SC डॉट नेक्स्ट क्या करेगा, सिर्फ हेलो उठाएगा, तो इतने तक में तो मेरे पास हेलो आया इनपुट में। जब SC डॉट नेक्स्ट चला, स्पेस के बाद का वो लेता ही नहीं,
उसके बाद डॉट लगाया, लिखा है कैर एट 0। देखो जब ये हेलो आया ना तो ये हेलो मेरी स्ट्रिंग है, आपको इतना तो पता है कि जब ऐसे मैं कुछ एक कलेक्शन दूँ अल्फ़ाबेट का, उसको हम स्ट्रिंग बोलते हैं। तो जो ये हेलो आया होगा ना HELLO, इसको जो हमारा जावा है वो SX का ना एक एरे बना लेता है। अब अगर आपको एरे नहीं पता कोई बात नहीं, बस आप ये याद रखना, इसको ना वो नंबर दे देगा, नंबर प्रोवाइड कर देगा। जैसे हेलो है, इसको अलग अलग डिब्बों में बांटेगा, इसके कैरेक्टरों को, इसके कितने 5 से बना हुआ है, 5 को अलग करेगा और 0 से नंबरिंग कर देगा, यानी कि 0 1 2 3 4 ले भाई, ऐसा कर देगा। ठीक है, क्या करा, हेलो आया, फिर उसके बाद क्योंकि ये स्ट्रिंग था तो उसको उसने क्या करा 0 1 2 3 4 इनकी नंबरिंग कर दी 0 से लेकर के जहाँ तक भी हो रही है, हर एक को कैरेक्टर को अलग अलग कर दिया इसने। ठीक है, अब यहाँ लिखा हमने डॉट कैर एट 0। इसका मतलब देखो यहाँ कैर है, कैर, ठीक है, कैर एट, देखो ये भी एक मेथड है कैर का, ये कैर पूरा स्मॉल में, ऐट का ए कैपिटल है, तो कैर एट स्पेस नहीं है, कैर एट 0। तो 0 का मतलब ये होता है कि जो 0, इसको बोलते हैं इंडेक्स, तो जो 0 इंडेक्स पे है ना उसको उठा लो। तो देखो एसी डॉट नेक्स्ट में तो अगर मैंने इतना कुछ दिया था इनपुट में, खाली हेलो हेलो आया होगा, फिर उसके बाद कैर एट 0 ने क्या करा, इसके जो 0 पोजीशन पे थी उस वैल्यू को उठा लिया, तो मेरे पास आया H, कैपिटल H, और इस कैरेक्टर में क्या स्टोर हो गया होगा, कैपिटल H। ठीक है, अब आपके मन में क्वेश्चन ये आ सकता है कि भैया जब कैरेक्टर में ही इनपुट देना था कैरेक्टर, तो इतना सारा क्यों लिख रहे हो आप, सिर्फ H दे दो, क्या इतना सारा लिख रहे हो। हाँ बात ठीक है तुम्हारी, तो देखो अगर मैं खाली H ही दे दूँ इनपुट में तब क्या होगा, मैंने खाली H दे दिया फॉर एग्जांपल और एंटर मार दिया, तो एंटर मारूंगा तो तब भी ये नेक्स्ट इस H को ले लेगा इनपुट में, इसने इस H को ले लिया इनपुट में, उसको डॉट लगाया मैंने कैर एट 0। तो अगर हम इसको देखें तो ये तो अकेला एक ही है, तो इसकी जब वो नंबरिंग करेगा 0 करा, तो कैर एट 0, 0 में तो H है, H ही को उठा लेगा। तो मतलब हमने यहाँ ये देखा कि अगर आप एक कैरेक्टर दो तो उसको वो ले लेगा, आपने बहुत सारे दे दिए तो उनमें जो पहला कैरेक्टर है वो उसको उठाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है, और पहले वाले को उठा करके CH नाम के वेरिएबल में डाल देगा कैरेक्टर में। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है, मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर डाउट होगा तो मुझसे पूछ लेना कमेंट में। तो ये कैरेक्टर हमने देख लिया, अब देखते हैं स्ट्रिंग को कैसे इनपुट में लेंगे। तो स्ट्रिंग के लिए इसको रब कर देता हूँ, पहले मुझे लिखना पड़ेगा स्ट्रिंग, मैंने लिखा स्ट्रिंग, फिर उसका नाम, तो स्ट्रिंग का नाम फॉर एग्जाम्पल मैंने S रखा नाम, ठीक है, S रखा नाम स्ट्रिंग का, इक्वल टू SC डॉट, अब ये नेक्स्ट, इसको हटाओ। स्ट्रिंग को इनपुट लेने के लिए हमारा जो मेथड है वो होता है नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट लाइन। ठीक है, नेक्स्ट लाइन का मतलब देखो नेक्स्ट लाइन में L कैपिटल है, बाकी पूरा स्मॉल में है। तो नेक्स्ट लाइन में ये करता क्या है, जैसे आपने कोई लाइन लिखी, स्पेस स्पेस सब ले लेगा ये, जैसे आपने एंटर क्लिक करा ना तो एंटर में रुक जाएगा। तो एंटर तक आपने, जैसे मैंने लिखा यहाँ पर हेलो, फिर मैंने स्पेस मारा, फिर मैंने लिख दिया हाई, फिर मैंने यहाँ पर एंटर मार दिया हाई के बाद, तो ये हेलो हाई पूरा ले लेगा, एंटर के बाद रुक जाएगा। तो मतलब मेरा जो S में वैल्यू आई होगी वो आई होगी हेलो स्पेस हाई। यहाँ तक बात ठीक है। कई बार स्ट्रिंग में ना, कई जगह आपके टीचर ने भी शायद कई बार खाली वो स्ट्रिंग में नेक्स्ट का यूज़ करते हैं, नेक्स्ट का यूज़ करते हैं, ये भी चल जाएगा। लेकिन अभी मैंने आपको बताई, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसमें वैल्यू इनपुट में हेलो स्पेस हाई देना चाहूँ ना, तो स्पेस के बाद वाला हाई नहीं लेगा, मेरे इनपुट में S में सिर्फ हेलो आएगा। ये इसमें ड्रॉबैक है नेक्स्ट में। तो नेक्स्ट लाइन इसलिए हम जब भी यूज़ करेंगे नेक्स्ट लाइन का यूज़ करेंगे, वो पूरी लाइन इनपुट में ले लेता है। ठीक है, दोनों ही हम स्ट्रिंग में लगा सकते हैं, नेक्स्ट भी और नेक्स्ट लाइन भी। तो फिलहाल हम यूज़ करेंगे नेक्स्ट लाइन का, ज़्यादातर आपके प्रोग्राम में भी आपको नेक्स्ट लाइन ही दिखेगा। ठीक है, यहाँ तक मेरे ख्याल से सब समझ में आ गया आपको। अब बुलियन है जो यूज़ तो उसका ज़्यादा होगा नहीं, लेकिन देख लेते हैं अगर बुलियन हमें इनपुट में लेना है तो कैसे लेंगे। तो बुलियन लेने के लिए फॉर एग्जांपल मुझे बुलियन वैल्यू लेनी है इनपुट में। देखो बुलियन में दो ही वैल्यू आप दे सकते हो इनपुट में अपने कीबोर्ड से, या तो ट्रू, ट्रू का T पूरा छोटा है, फॉल्स का पूरा छोटा है। ठीक है, तो ट्रू या फॉल्स, ये दो वैल्यू मतलब ऐसी टाइप करके आपको देनी पड़ेंगी, ट्रू या फॉल्स, इन दोनों में से ये दोनों वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, या तो ट्रू करेगा या फॉल्स, कोई एक। ठीक है, बुलियन जो हमारा वेरिएबल होगा, किस तरीके से करते हैं स्टोर वो देख लेते हैं। तो मैंने लिखा जैसे यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैंने वेरिएबल बनाया B, तो मुझे लिखना पड़ेगा बुलियन, वेरिएबल का नाम मैं B रख लेता हूँ, इक्वल टू, अगर मुझे यूज़र से लेनी है वैल्यू तो मुझे लिखना पड़ेगा वही SC डॉट नेक्स्ट बुलियन। ठीक है, आपको अगर बुलियन में कोई वैल्यू लेनी है, मतलब ट्रू या फॉल्स टाइप की वैल्यू अगर आप इनपुट में देना चाहते हो, तो आपको SC वो ऑब्जेक्ट का नाम नेक्स्ट बुलियन मेथड चलाना पड़ेगा। बुलियन का B कैपिटल है। ठीक है, ये तो या तो ये ट्रू लेगा वैल्यू या फिर फॉल्स। ठीक, तो इस तरीके से हमने देख लिया जो जावा के 8
प्रिमिटिव डेटा टाइप जिन्हें हम बोलते हैं, जो इनबिल्ट डेटा टाइप हैं, उनमें हम इनपुट कैसे लेंगे, किस तरीके से यूज़र उनमें इनपुट दे सकता है, ठीक है। और हमने ये भी समझा कि फ्लोट और डबल का हमें कब यूज़ करना चाहिए, इंट लॉन्ग का कब यूज़ करना चाहिए, क्या क्या आपको उनमें पढ़ने हैं, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या आपके ज़्यादातर प्रोग्राम में यूज़ होंगे। इस वीडियो में इतना ही। ये पार्ट 1 है आपका जावा के बेसिक्स का, बिल्कुल जो आपको आना चाहिए सेक्शन बी के लिए। नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही लेके आऊँगा उसमें बाकी के बचे हुए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सेक्शन बी के लिए जो आपको आने चाहिए वो कवर कराऊंगा। फिर उसके बाद हम क्वेश्चन भी करेंगे खूब सारे जो सेक्शन बी में आने के जिनके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।